ये कहानी है गुणीराम की। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी फैक्ट्री बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। गुणीराम की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। उसकी 10 साल की एक दिव्यांग बेटी थी गीता। पहले भी किसी तरह ही उसके घर का गुजारा चलता था, ऊपर से उसकी नौकरी चली गई तो जीवन चलाना और भी कठिन हो गया। हालांकि नौकरी चले जाने की बात उसने गीता को नहीं बताई थी। वो हर दिन तय समय पर पहले की ही तरह घर से निकल जाता और शाम को लौटता। गीता, गीता। गीता बैसाखी के सहारे चलती हुई बाहर आती है। अरे बाबा, आप आ गए फैक्ट्री से? हाँ बेटा, आ तो गया, लेकिन आज भी मैं तेरी जलेबी लाना भूल गया। अरे कोई बात नहीं बाबा, कल ले आना। कल नहीं, 2-4 दिन बाद फैक्ट्री में दिवाली का बोनस मिलने वाला है। जिस दिन मिलेगा उसी दिन तेरे लिए एक सुंदर सी फ्रॉक और जलेबी दोनों लेता आऊंगा। गीता को पता था कि उसके लिए ना तो जलेबी आएंगी और ना ही फ्रॉक। उसके पिताजी को कोई बोनस नहीं मिलने वाला। उसे ये भी पता था कि उसके पिता की नौकरी चली गई है। वो दिन भर कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो 2 पैसे हाथ आते हैं और 2 वक्त की रोटी किसी तरह नसीब होती है। किसी दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है तो उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ता है। देखते देखते दिवाली भी आ गई। हर ओर कितनी भीड़ है, सभी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। एक मैं हूं जो बेटी के लिए जलेबी भी खरीद कर नहीं ले जा सकता। गुणीराम ये सब सोचता सड़क पर चला जा रहा था। तभी एक बड़े से कपड़े की दुकान के बाहर खड़े पुतले पर उसकी नजर गई। उसने बहुत अच्छी फ्रॉक पहन रखी थी। वो उस फ्रॉक को गौर से देख ही रहा था कि दुकान के अंदर से दुकान का सेठ बाहर आया और उससे पूछा, ओए, तू क्या घूर रहा है यहाँ? चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? तू तो शक्ल से ही चोर लगता है। अरे नहीं साहब, मैं तो बस अपनी बिटिया के लिए ये फ्रॉक देख रहा था। कितने की है ये? तेरे औकात के बाहर की है। चल जा अब यहाँ से। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। औकात के बाहर? गुणीराम के कानों में ये शब्द पूरे दिन गूंजता रहा। उस दिन गुणीराम सारा दिन दिहाड़ी की तलाश में भी रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके जेब में सिर्फ 5 रुपए बचे थे। आज भी कोई काम नहीं मिला मुझे। जेब में सिर्फ 5 ही रुपए बचे हैं। घर में राशन भी 2 ही दिन का बचा होगा। हे ऊपर वाले, क्यों तू हमारी औकात के बाहर दुख हमारी किस्मत में लिख देता है। उदास मन से वो घर पहुंचा। गीता उसी का इंतजार कर रही थी। क्या बात है बाबा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं है, वो पेट में बहुत दर्द है। मैं सो जाता हूँ, आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा। गीता को पता था कि उसके पिता के पेट में कोई दर्द नहीं है। जब भी उन्हें दिहाड़ी पर काम नहीं मिलता वो भूखे सो जाते ताकि राशन एक दिन और अधिक चल सके। कई बार उन्होंने ऐसा किया है। हालांकि वो खुद भूखे रह जाते, लेकिन गीता को कभी भूखे नहीं रहने दिया। अगले दिन दिवाली थी। गुणीराम सुबह सुबह घर से निकल गया। उसके जाने के बाद गीता पास वाले लक्ष्मी मंदिर में गई। माँ देख, आज दिवाली है, लेकिन मेरे पास ना तो दिया है न बाती। फिर भी मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। तू तो पूरी दुनिया की माँ है ना, फिर क्यों मेरे पापा को तू नहीं देखती? मैं तुझसे लाखों रुपए नहीं मांगती, लेकिन 2 रोटी की उम्मीद तो तुझसे कर सकती हूँ। कल रात भी मेरे पापा बिना खाए सो गए। उन्हें कुछ हो गया तो? क्या माँ तू ऐसे ही दुनिया चलाती है? देख, तूने मेरी माँ को छीन लिया। मैंने कुछ नहीं किया। तूने पूरी जिंदगी मेरी किस्मत पे बैसाखी लिख दी। मैं चुप रही, लेकिन मेरे पापा को तू दुख देगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं लड़ूंगी तुमसे, खूब लड़ूंगी। माँ मेरे पापा पर दया कर, उन्हें काम दिला दे माँ, उन्हें काम दिला दे माँ। आज दिवाली है और मेरे हाथ
पूरी तरह खाली हैं। आज कम से कम इतने पैसे मिल जाएं कि गीता के लिए जलेबी तो लेकर चला जाऊं। गुणीराम ये सब सोचते हुए उसी बड़े से कपड़े की दुकान के पास से गुजर रहा था। आज भी उसकी नजर उसी फ्रॉक पर थी। तभी दुकान का सेठ उसे बाहर निकलता दिखाई दिया। उसे देखकर वो डर गया, लेकिन आज सेठ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बाहर निकलकर अपनी कार में बैठकर निकल गया। वो इतनी हड़बड़ी में था कि उसके हाथ से एक काले रंग का बैग जमीन पर गिर गया। गुणीराम ने इधर उधर देखा और उस बैग को उठाकर खोला। उसमें पैसे भरे हुए थे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। गीता के लिए एक फ्रॉक तो क्या, कई सारे कपड़े ले सकता हूँ, ढेर सारी जलेबियां और मिठाइयां भी। गुणीराम खुश तो था, लेकिन उसके मन में कई सारे सवाल भी चल रहे थे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये तो उस सेठ के हैं। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे रखे हों। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी इन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ये बैग उस सेठ को वापस कर दूंगा। ये सोचकर गुणीराम उस दिशा में बैग लेकर भागा जिधर सेठ की कार गई थी। लेकिन सेठ की कार तो दूर दूर तक उसे नजर नहीं आई। वो परेशान हो गया। वो फिर से सेठ की दुकान पर गया, लेकिन ये क्या, उनकी दुकान भी बंद हो गई थी। आज सेठ की दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद हो गई? आज तो दिवाली। उसने बगल की दुकान से पता करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। वो बैग लेकर वहाँ से निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे सेठ की कार पार्किंग में लगी दिखी। अरे, ये तो सेठ जी की कार है। वो जरूर यहीं कहीं होंगे। चलो, मेरी मुसीबत दूर हुई। ये बैग उन्हें वापस करूंगा और फिर जिम्मेदारी से मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर सेठ जी पर पड़ी। वो सामने के अस्पताल के बाहर बदहवास से रोए जा रहे थे। उनके साथ एक औरत भी थी। वो भी फूट फूट कर रो रही थी। वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा। उसे लगा वो पैसों के लिए रो रहे होंगे। सेठ जी, आप लोग इस बैग के लिए रो रहे हैं ना? देखिए, आप मुझे चोर नहीं समझिएगा। मैंने ये बैग चोरी नहीं किया। आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकले तो ये बैग गिर गया था। गुणीराम के हाथों में पैसों का बैग और उसकी बात सुनकर सेठ जी सन्न रह गए। हम पैसों के लिए नहीं रो रहे हैं। जानते हो, हमारे इकलौते बेटे का आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। हम दोनों में से किसी का ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं किया। एक आदमी ब्लड देने को राजी तो हुआ, लेकिन बदले में बहुत सारे रुपए मांगे। ये रुपए उसी को देने के लिए थे, लेकिन अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि रुपयों से भरा ये बैग है ही नहीं। वो आदमी भी बिना पैसे लिए ब्लड देने को तैयार नहीं हुआ और यहाँ से कहीं चला गया। गुणीराम की आंखें उन लोगों की बातें सुनकर भर आईं। सेठ जी, मैं दूंगा आपके बेटे को ब्लड। आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए। क्या पता मुझसे उसका ब्लड ग्रुप मिल जाए। गुणीराम का ब्लड ग्रुप सेठ जी के बेटे से मिल गया। उसने 1 यूनिट ब्लड दिया और सेठ जी के बेटे की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जितने रुपए हैं, वो सब तुम्हारे हैं। तुम ले लो। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? जान बचाने वाला ऊपर वाला है, मैं नहीं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर मैंने आपसे ये पैसे ले लिए तो कल ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ जी को वो दिन याद आया जब उन्होंने इसे चोर कहकर अपनी दुकान से भगा दिया था। आत्मग्लानि से भरे हुए सेठ जी उसके पैरों में गिर पड़े। तुम मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा था। सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। गुणीराम वहाँ से वापस घर की ओर लौट पड़ा।
शाम हो चुकी थी। लोग घरों के बाहर दीपक जला रहे थे, कुछ बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे थे। गुणीराम उन्हें देखता हुआ आंखों में आंसू लिए अपने घर के बाहर पहुंचा। लेकिन ये क्या, उसका पूरा घर दीपों से भरा हुआ था। रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। उसकी बेटी गीता ने वही फ्रॉक पहन रखी थी जो उसने उस सेठ की दुकान में देखी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तभी उसकी बेटी उसके पास आई। बाबा बाबा, ये देखो मेरी नई फ्रॉक, कितनी सुंदर है ना। आज मैंने भरपेट जलेबी भी खाई है। बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी माता ने मेरी सब मन्नत पूरी कर दी। बाबा, आज तुम्हें नई नौकरी मिली है ना? नौकरी? तभी पीछे से सेठ जी और उसकी पत्नी गुणीराम के पास आते हैं। सेठ जी, आप? अच्छा, तो ये सब आपने किया है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? कोई किसी पर एहसान नहीं करता, सब ऊपर वाला करता है। वैसे तुम मेरे यहाँ नौकरी तो करोगे ना? बिल्कुल करूंगा सेठ जी, बिल्कुल करूंगा। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह पूरी तरह से अकेले रहा करती थी। उसका कोई भी नहीं था, ना बाल बच्चे, ना कोई रिश्तेदार। सुबह शाम लोगों के छोटे मोटे काम किया करती थी, जिसके बदले लोग उसको पैसे, अनाज या खाने पीने का सामान दे दिया करते थे, जिसको खा पीकर वह अपना जीवन बिताया करती थी। वह अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। उसे भगवान से किसी प्रकार का कोई गिला भी नहीं था। दूसरों के सामान के कारण बुढ़िया का घर पूरी तरह से सामानों से भरा हुआ था। एक बार की बात है, वे अपने घर को खोलकर घर के सामान को धूप दिखा रही थी। समय वहां से दो चोर जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बुढ़िया के घर में तरह तरह का सामान भरा हुआ है, तो उन्हें बड़ा लालच आया और वे सोचने लगे कि इस घर में तो बुढ़िया अकेली रहती है, क्यों ना हम आकर इसके घर को ही साफ कर दें। माना कि सामान पुराना है, लेकिन कुछ तो पैसा मिलेगा और यह बुढ़िया अकेली हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। चोरों ने बुढ़िया के घर को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया कि उन्हें किस तरह से बुढ़िया के घर की सफाई करनी है। उसके बाद चोर अपने घर वापस चले गए। बुढ़िया बेचारी को सपने में भी यह ख्याल नहीं आया कि उसके घर में भी कभी चोरी हो सकती है, क्योंकि उसके घर में तो खुद के उसके कपड़े तक उसके नहीं थे। सब कुछ गांव वाले उसे दिया करते थे, जो वह अपने घर में रख लेती थी। खैर, कुछ दिन बीत गए और एक दिन रात में चोर अपने दो साथियों को लेकर बुढ़िया के घर पहुंच गए। कमाल की बात यह थी कि उस दिन सरपंच ने बुढ़िया को चावल, दूध और चीनी दी थी और बुढ़िया बहुत खुश थी। बुढ़िया ने खुशी खुशी अपने लिए खीर बनाई और खीर बनाकर वह उस खीर को चूल्हे पर रखकर सोचने लगी कि अभी तो खीर बहुत ही गर्म है, जबकि थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब आराम से खाऊंगी। और अपने बिस्तर पर लेट गई और खीर के ठंडा होने का इंतजार करने लगी। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वे सो गई और जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। चोर बाहर खड़े थे। बुढ़िया के खर्राटे की आवाज सुनते ही उन्होंने सोचा कि चलो अब रास्ता साफ हो गया और अब हम आराम से बुढ़िया का घर साफ कर सकते हैं। वह सब जल्दी जल्दी आकर बुढ़िया के घर में सामान तलाशने लगे, परंतु कमाल की बात यह थी कि उन्होंने जो देखा था वह बिल्कुल गलत था।
बुढ़िया का घर तो सामान से भरा हुआ था, किंतु एक भी सामान साबुत नहीं था। हर सामान टूटा फूटा, पुराना और खराब था। यह चोर बड़े दुखी हुए और बुढ़िया को बहुत गालियां देने लगे। वह बोले, देखो कितनी दुष्ट बुढ़िया है, आराम से सो रही है और हम बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तभी दूसरे चोर की नजर चूल्हे पर रखी खीर पड़ी। गरम गरम खीर को देखकर चोर ने कहा, चलो बुढ़िया के घर कुछ और नहीं मिला तो कम से कम खीर तो है, और वह उसको खाने लगे। जब वह खीर खाकर जाने लगे तो उन्होंने थोड़ी सी खीर बुढ़िया के लिए छोड़ दी, किंतु जब उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा तो उसका हाथ खुला हुआ था, जैसे वह कुछ मांग रही हो। साथ ही उसका मुंह भी खुला हुआ था, जिसे देखकर चोरों ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया लोगों से मांग मांग कर अपना जीवन बिता रही है, लगता है बहुत थक गई है और खाने के लिए खीर मांग रही है। आखिर उम्र में है तो हमारी माँ के ही बराबर। और बिना कुछ सोचे समझे गरम गरम खीर बुढ़िया के मुंह में डाल दी। गरम गरम खीर मुंह में पड़ते ही बुढ़िया जोर से चिल्लाई, हाय दैया, मार डाला, मार डाला, मार डाला। बुढ़िया की चीख सुनते ही चोर डर के जल्दी जल्दी छुपने लगे। जिसने मुंह में खीर डाली थी वह ऊपर जाकर छिप गया, एक चारपाई के नीचे और एक चारपाई के दाएं। बुढ़िया की चीख सुनते ही गांव वाले बुढ़िया के घर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ माँ? बुढ़िया बोली, मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने। यह सुनते ही ऊपर छिपा हुआ चोर बोला, अरे भला मैं क्यों जानूं, तुम्हारी चारपाई के नीचे छिपा चोर ना जाने। यह सुनते ही चारपाई के नीचे वाला चोर बोला, मैं ही क्यों जानूं, चारपाई के दाएं छुपा चोर क्यों ना जाने। और इस तरह से तीनों चोरों ने खुद ही अपना पता गांव वालों को बता दिया और फिर गांव वालों ने उन्हें पकड़कर खूब पिटाई करी और वापस भेज दिया। उसके बाद से चोरों ने कान पकड़ लिया कि आज के बाद कभी वह चोरी कभी नहीं करेंगे। चोर चाहे जितनी भी कोशिश करे अपने आप को छुपाने की, लेकिन वह फिर भी पकड़ा जाता है। इसलिए हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने बच्चों को यही सीख देनी चाहिए। एक गांव हैदरपुर में एक महेंद्र नाम का डाकिया चिट्ठियां देने आता था। वो स्वभाव से बहुत ही खुश मिजाज था और लोग भी उससे काफी खुश रहते थे। एक दिन महेंद्र गांव में गाना गाते हुए चिट्ठियां बांट रहा होता है। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, चिट्ठी चिट्ठी। तभी गांव में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम किसना होता है उसे रोकता है और बोलता है, अरे क्या हुआ महेंद्र भैया, बहुत चहक रहे हो आज, है? क्या बात है, कौनो लॉटरी लग गई है क्या? नहीं नहीं किसान भैया, भला हमारी कहाँ लॉटरी लगेगी, हम तो बस अपना काम करना जानते हैं। वैसे ये लो अपनी चिट्ठी, तुम्हारे दूर के मामा ने भेजी है और पढ़ो इसे बैठ के। हाँ धत यार, तुम भी ना महेंद्र भैया, है? सारा मुडवा ही खराब कर दिया ये बात बोलकर भाई। अरे कुछ नहीं लिखा होगा इसमें, वही उधार मांग रहा होगा चिंदी चोर मामा हमरा। हाँ। किसना की बात सुनकर डाकिया हंसने लगता है और बोलता है, चलो किसना भैया, आप पढ़ो अपने मामा की चिट्ठी, हम तो चले अपने काम पे। ऐसा कहकर महेंद्र वहाँ से चला जाता है। एक दोपहर महेंद्र चिट्ठी बांटकर थक जाता है और तभी उसे एक घना बाग दिखाई देता है। आज तो बहुत गर्मी है और मैं थक भी गया हूँ, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूँ, फिर बाकी की बची चिट्ठियाँ भी बांट दूंगा। ऐसा सोचकर महेंद्र अपना चिट्ठियों वाला थैला उतारता है और एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगता है। लेटते ही उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल उसके शरीर के अंदर घुस रही होती है। महेंद्र नींद में ही चिल्लाने लगता है, छोड़ दे चुड़ैल, मुझे मेरे अंदर मत घुस, मुझे जाने दे। अब कहाँ जाएगा महेंद्र तू, मैं तो तेरे अंदर समा गई हूँ, अब तू और मैं तो एक ही है। लेकिन तभी महेंद्र की नींद खुल जाती है। महेंद्र बहुत डर जाता है और पूरा पसीने से भीग जाता है।
लगता है मैं सपना देख रहा था। ये जगह ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। ऐसा कहकर महेंद्र उस बाग से जल्दी से बाहर निकल जाता है, लेकिन एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर से देखकर हंसने लगती है और बोलती है, महेंद्र, तू सपना नहीं देख रहा था। वो तो मैं ही थी, तेरे शरीर के अंदर घुस रही थी। अब तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से उड़ जाती है। उधर रात में महेंद्र गांव के अंदर की सारी चिट्ठियां बांटकर घर पहुंचता है, लेकिन उसे बार बार अपने सपने का ही ख्याल आ रहा होता है। उसकी बीवी सपना भी मायके गई होती है। बाप रे, कितना भयंकर सपना था, मैं तो डर ही गया था। एक तो इस सपना को भी अभी मायके जाना था। फिर महेंद्र अपने कमरे में जाकर सोने लगता है, लेकिन रात में वो पेड़ वाली चुड़ैल उसके कमरे में आ जाती है और महेंद्र को आवाज लगाती है, महेंद्र, ओ मेरे प्यारे महेंद्र, जल्दी से उठो ना। चुड़ैल की आवाज सुनकर महेंद्र हड़बड़ाकर उठ जाता है और चुड़ैल को अपने सामने देखकर काफी घबरा जाता है। कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैं बाग वाली चुड़ैल हूँ। मुझे तेरा शरीर पसंद आ गया है, अब मैं तेरे शरीर में ही रहूंगी। इससे पहले महेंद्र कुछ समझ पाता, चुड़ैल उसके शरीर में समा जाती है और महेंद्र दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, चुड़ैल उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी होती है। अगली सुबह महेंद्र वापस अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है और काम पर चला जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलता और अपना काम करने लग जाता है। तभी किसना उसे देखता है और बोलता है, और महेंद्र भैया, कहाँ जात हो चुपके चुपके? भाभी घर आ गई है का, जो जल्दी से घर पहुँचना चाहत हो? महेंद्र को किसना की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अरे वो ससुरी कहाँ आई है अभी? लेकिन तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है, कौनो भेजा है शहर से, जरा साइड में आवा तो दे दे मैं तुम्हें। हाँ हाँ सच में भैया, तो दे दो हमका। बहुत दिनों से हमारा हाथ खुजला रहा था, हमको लग ही रहा था पैसा आने वाला है कहीं से। हाँ, रकम जरा बड़ी है, यहाँ सबके सामने देंगे तो तुम्हें लूट लेंगे गाँव वाले। एक काम करो, चुपचाप चले चलो अकेले। बड़ी रकम का नाम सुनकर किसना को लालच आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है और महेंद्र के साथ चलने लगता है। और गांव के बाहर जाने पर, भैया अब तो हम गांव से काफी दूर आ गए हैं और यहाँ पर कोई है भी नहीं। लाओ अब हमरा मनी ऑर्डर दो जल्दी से, हमरे हाथ खुजला रहे हैं। हाँ, लेकिन तभी महेंद्र का रूप बदल जाता है और एक चुड़ैल वहाँ आ जाती है। इतनी जल्दी भी का है किसना, मनी ऑर्डर तो तुम्हारा ही है। चुड़ैल को देखकर किसना वहाँ से भागने लगता है। अरे मर गया रे, ये कहाँ फंस गया? ये तो चुड़ैल निकली, मनी ऑर्डर तो मिला नहीं और जो जान है शरीर में वो भी जाएगी लगत है। भाग किसना रे, अरे अपनी जान बचा कर भाग भैया है। लेकिन किसना ज्यादा दूर नहीं भाग पाता, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और मार डालती है। इसके बाद तो चुड़ैल अक्सर गांव में किसी न किसी आदमी को मार डालती। महेंद्र के शरीर के अंदर होने की वजह से उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। गांव वाले भी रोज रोज होने वाली इन मौतों से दुखी हो गए थे। अरे भाई, अरे ये सब न जाने गांव में क्या हो रहा है, हर दूसरे दिन कौनो न कौनो आदमी मारा जा रहा। सही कहा तो राजू भैया, ऐसी विपदा तो हमने कभी नहीं देखी भैया। कोरोना वायरस से भी ज्यादा मौत हो रही है गांव में। लेकिन भैया, ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना इस समस्या से निपटने के लिए। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। उधर महेंद्र के अंदर की चुड़ैल भी साड़ी पहनकर महेंद्र की बीवी का श्रृंगार का सामान लेती है और लगाने लगती है। इस महेंद्र के शरीर का तो फायदा ही अलग है। इसकी बीवी तो बहुत शौकीन लगती है, कितना सारा सामान लेकर के बैठी है मेकअप के लिए। आज तो जी भर कर इस्तेमाल करूंगी। वाह, कितनी लाल लाल लिपस्टिक है, वाह लाल लाल चूड़ियाँ, मजा ही आ गया।
तभी वहाँ महेंद्र की बीवी सपना आ जाती है और महेंद्र को ऐसे मेकअप करते देख बोलती है, हाय रे, ये क्या हो गया इस आदमी को, कैसी हरकतें कर रहा है, मेरा साड़ी, मेरा मेकअप का सामान सब लगा डाला, हाय मैं मर गई। तभी महेंद्र हंसने लगता है और बोलता है, अरे क्या मेकअप बोले जा रही है, अरे थोड़ा सा ही तो किया है और देख मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। दिमाग खराब हो गया है इस आदमी का लगता है, अरे ये जनाना चीजें हैं, मर्दाना नहीं, चलो उतारो जल्दी से, चलो। ऐसा कहकर सपना महेंद्र की तरफ बढ़ती है, लेकिन महेंद्र के अंदर की चुड़ैल उसे जोर से धक्का देती है। इतनी देर से समझा रही हूँ, लेकिन तुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा, चुप करके बैठ जा, नहीं तो तेरे खून से ही मेकअप कर डालूंगी। ऐसा कहकर महेंद्र वहाँ से चला जाता है, लेकिन सपना महेंद्र की इस हरकत से हैरान हो जाती है और उसे कुछ शक भी होता है। वो राजू के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजू सपना से कहता है, भाभी शक तो हमको भी था, लेकिन हम कुछ बोले नहीं किसी से भी। हमका भी लगता रहा कि ये सब महेंद्र भैया के हाथों ही हो रहा है, क्योंकि वही है जो पूरे गांव में घूम रहे हैं और उन्हें कोई मार भी नहीं रहा। लेकिन आप चिंता ना करो, मैं एक बाबा के यहाँ से जड़ी बूटी लाया हूँ। वो कहते हैं जिस किसी को भी चुड़ैल का साया हो वो बूटी खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राजू भैया, आप उस चुड़ैल को खिलाओगे कैसे? अरे आप उसकी चिंता ना करो भाभी, बस अब आप घर चलो और खूब सारा बढ़िया खाना बना लो। वो कहा है हमको खाना नहीं बनाना आता ना। फिर राजू सपना के साथ उसके घर चला जाता है और सपना भी बढ़िया सा खाना बना देती है। रात में महेंद्र आता है और राजू को देखकर बोलता है, हाय रे, कौन है ये जवान मुश्टंडा? पूरे गांव में इतने लड़के देखे, लेकिन मुश्टंडा तो यही है। मन कर रहा है इसकी एक पप्पी ले लूं। आप भी ना पप्पी बाद में लेना, पहले हमरे हाथों का बना खाना तो खाओ। हाँ, तेरी चुम्मी के लिए तो मैं जरूर खाऊंगी। हाँ। क्या खाना है? फिर राजू चुड़ैल के लिए खाना लेकर आता है, जिसमें जड़ी बूटी मिली होती है। चुड़ैल वो खाना खाने लगती है। वाह क्या खाना है, मजा आ गया, वाह। खाना खत्म करते ही चुड़ैल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो महेंद्र के शरीर से बाहर आ जाती है। इस खाने में तूने क्या मिलाया था? मुझे जलन हो रही है। अभी तो तू पूरा ही जलेगी चुड़ैल। तभी चुड़ैल में सचमुच आग लग जाती है और वो जल जाती है। महेंद्र राजू के पास जाता है और बोलता है, राजू भैया धन्यवाद, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे औरत बना डालती। वो तो है, लेकिन महेंद्र भैया औरत के रूप में आप लगते कमाल हो। हाँ। एक गांव में मंगलू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। बेचारा जैसे तैसे लोगों के कपड़े धोकर अपना और अपनी बीवी मालती का पेट भरता था। उसकी शादी को काफी साल हो गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। मंगलू की बीवी हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी कोई अपनी संतान हो जाए, पर ये तो उसका एक सपना ही रह गया। बेचारी मालती पूरा दिन दूसरों के बच्चों को खिलाकर अपना मन बहलाती। अपनी पत्नी मालती को ऐसे देख मंगलू को बड़ा ही दुख होता था, पर वो बेचारा कर भी तो क्या सकता था। एक दिन जब मंगलू और मालती नदी किनारे बैठे कपड़े धो रहे थे, तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे ये किसके बच्चे के रोने की आवाज है? हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर आखिर आ कहाँ से रही है? वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें नदी में दूर से टोकरी बहती हुई आती दिखती है। बच्चे की आवाज उसी टोकरी में से आ रही होती है। अजी, वो देखो, मुझे लग रहा है कि ये आवाज उस टोकरी से आ रही है। चलो जल्दी से चलकर देखते हैं। मालती और मंगलू जल्दी से उस टोकरी को रोकते हैं। सच में उस टोकरी में एक छोटा सा बच्चा होता है, जो शायद भूख की वजह से बुरी तरह से रो रहा होता है। हे भगवान, ये तो सच में किसी का बच्चा है, पर इसको ऐसे टोकरी में किसने डालकर यहाँ छोड़ दिया? भगवान जिसको औलाद देता है उसे कदर नहीं होती, और जिसे कदर है उसे भगवान औलाद नहीं देता। मालती उस रोते हुए बच्चे को बड़े प्यार से गोद में उठा लेती है और उसे गले से लगा लेती है। ये बच्ची कितनी प्यारी है, समझ नहीं आता कि कोई इतनी प्यारी बच्ची को कैसे छोड़ सकता है। अब इस बच्ची का कोई तो है नहीं, तो क्यों ना हम इसे रख लें। नहीं मालती, ये तो गलत होगा ना, जाने किसका बच्चा है, हम इसे कैसे रख सकते हैं? देखो, हमने इस बच्चे को कोई चुराया तो है नहीं, हमने तो बल्कि इसकी जान बचाई है। इस बच्चे पर अब बस हमारा ही हक है और मैं ही इसे पालूंगी। मालती मंगलू की एक बात नहीं सुनती और उस बच्ची को घर ले आती है। वो उसे पूरा दिन खिलाती रहती है और उसे खूब प्यार करती है। मालती उस बच्ची का नाम छाया रखती है और छाया के आने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है।
वो इतनी खुश पहले कभी नहीं थी। एक तो पहले ही हमारे लिए खाने को नहीं है और अब ऊपर से हम छाया को कैसे पालेंगे। मैं भूखी रह लूंगी पर छाया को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अगले दिन जब मालती छाया को आंगन में नहला रही होती है तो उसे छाया के गले में एक लॉकेट मिलता है। ये तो बड़ा ही महंगा लग रहा है। लगता है ये बच्ची किसी अमीर घर की होगी, पर मुझे क्या, अब तो ये हमारी बच्ची है ना। मालती छाया को नहलाई रही होती है कि तभी वहाँ पड़ोस की कमला आ जाती है और वो मालती को एक बच्ची को नहलाते देख बड़ी हैरान होती है। अरे मालती, ये बच्ची किसकी है? किसका बच्चा चुरा लाई तुम? ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये मेरी बच्ची है। वो मतलब ये मेरी दूर की बहन की बच्ची है। उस बेचारी का किसी हादसे में देहांत हो गया, इसलिए उसके परिवार ने इस बच्ची की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। अरे वाह, ये तो तेरे मन की हो गई। तू तो हमेशा से एक बच्ची चाहती थी और देख भगवान ने तेरी सुन भी ली। पर तुम गरीब लोग इस बच्ची का ध्यान कैसे रखोगे? इसे पालोगे कैसे? अरे हम दिन रात काम करेंगे और इसे रानी की तरह रखेंगे। बस फिर क्या। मंगलू और मालती दिन रात लोगों के कपड़े धोते और छाया की हर जरूरत पूरी करते। वो खुद फटे कपड़े पहनते पर छाया को हमेशा सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते। खुद भूखे रहते पर छाया को हर चीज खिलाते। धीरे धीरे करके छाया 5 साल की हो जाती है और अब मालती को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लगती है। अजी, अब हमारी छाया स्कूल जाने लायक हो गई है। हाँ, पर स्कूल भेजने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? आप ऐसे मत बोलो। आपने जो मेरी दवाई के पैसे रखे हुए वो निकाल लो और छाया को स्कूल में डाल दो। कैसी बात कर रही हो तुम मालती? तुम्हारे शरीर में इतना दर्द रहता है, तुम बिना दवाई के कैसे रह पाओगी? हैं? उन पैसों के बारे में तो सोचना भी मत। मैं कुछ और सोचता हूँ। अब मालती को दिन रात छाया की पढ़ाई की चिंता सताने लगती है। मालती अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और छाया को स्कूल में डलवाई देती है। देख छाया, आज तेरा स्कूल में पहला दिन है, तू अच्छे से पढ़ाई करना और किसी के साथ शैतानी नहीं। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मालती अपने इलाज के पैसे छाया की पढ़ाई में लगा देती है और खुद तकलीफ सहती है। मंगलू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मालती को तो छाया के आगे कुछ दिखता ही नहीं था। एक दिन जब मालती बाहर आंगन में बैठी होती है तभी वहाँ छाया स्कूल से रोती हुई आती है। मालती उसे देख डर जाती है। हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? छाया बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ, आज मैं स्कूल में गिर गई और मेरे कपड़े फट गए। देखो, मेरे जूते भी फट गए माँ। अब मैं क्या पहनूंगी? अब मैं स्कूल कैसे जा पाऊंगी? अरे पागल, तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। एक काम कर, तू जल्दी से कपड़े बदल ले और ये कपड़े मुझे दे दे, मैं अभी इसे सिल देती हूँ। छाया कपड़े बदलकर फटे कपड़े मालती को दे देती है। मालती सुई धागा लेकर उस कपड़े को सिलने बैठ जाती है। कपड़े तो वो जैसे तैसे ठीक कर देती है, पर जूते कुछ ज्यादा ही फट चुके होते हैं, जो ठीक भी नहीं हो रहे होते। मालती रात को मंगलू से पैसे मांगने लगती है। आज छाया के जूते फट गए हैं तो मुझे उसके लिए नए जूते लाने हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे मालती, घर में खाने को तो है नहीं और तुम पैसे मांग रही हो? मैं तो बोल रहा हूँ उसे स्कूल से निकलवा दो, क्योंकि मैं आगे इसकी फीस नहीं भर पाऊंगा। नहीं, ऐसे मत बोलो, मैं खुद काम कर लूंगी, पर मैं अपनी छाया को अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ। देखो मालती, हमें अपने घर के हालात भी देखने हैं। मैंने जब बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है। कल से छाया स्कूल नहीं जाएगी, बस। मंगलू की ये बात सुनकर तो मालती को बहुत टेंशन हो जाती है। वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती। वो किसी भी हाल में छाया को पढ़ाना चाहती है, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। अगले ही दिन मालती मंगलू के धोबी घाट जाने के बाद मालती छाया को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल पड़ती है। गांव में उसे कहीं काम नहीं मिलता, इसलिए मालती को गांव से बाहर जाना पड़ता है। मालती को एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है, जिसके गेट पर एक औरत खड़ी होती है। वो औरत बड़ी ही खड़ूस, लालची और बदतमीज होती है। मालती उसके पास जाती है। मेम साहब, आपके पास कुछ काम मिलेगा क्या? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मेम साहब, मैं कुछ भी काम करूंगी, आप बोलो तो। मेरी छोटी बच्ची का सवाल है, अगर मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं हुए तो मुझे उसे स्कूल से निकलवाना पड़ेगा। उसके बाबा ने तो साफ मना कर दिया है कि उनके पास पैसे नहीं है, पर मैं अपनी छाया को पढ़ाना चाहती हूँ। ये अच्छा मौका है किसी से कम पैसों में काम करवाने का, इसे रख ही लेती हूँ। वो औरत मालती को काम पर रख लेती है, पर उससे इतने कम पैसों में खूब काम करवाती है। मालती तो काम मिलने पर ही खुश हो जाती है और मन लगाकर उस घर में साफ सफाई का काम करने लगती है।
वो औरत मालती को जो पैसे देती है, मालती उन पैसों से सबसे पहले छाया के स्कूल के जूते लेकर आती है। ऐसे ही काम करते करते काफी दिन हो जाते हैं। छाया खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। सालों बीत जाते हैं और अब छाया पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसके डॉक्टर बनने पर सबसे ज्यादा खुशी मालती को होती है। वो तो पूरे गांव में खुशी से नाचने लगती है और सबको बताती है कि उसकी बेटी डॉक्टर बन गई है। मेरा सपना आखिर पूरा हो ही गया, मेरी छाया पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, डॉक्टर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मालती। तुमने जो छाया के लिए किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कल मैं मेम साहब को जाकर मना कर दूंगी। वैसे भी मुझे पता है मैं कैसे उस घर में मेम साहब का काम कर रही हूँ। उनके जैसा लालची और कंजूस इंसान मैंने नहीं देखा। क्यों ना मैं भी आपके साथ उनके घर चलूं? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले ही दिन मालती एक मिठाई का डिब्बा लेकर अपनी मेम साहब के घर जाती है और छाया भी मालती के साथ जाती है। मेम साहब मेम साहब देखो, मेरी छाया डॉक्टर बन गई। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, मुबारक हो छाया। मेम साहब जैसे ही छाया की तरफ देखती है तो उसकी नजर छाया के गले में पड़े हुए लॉकेट पर जाती है। लॉकेट देखते ही मेम साहब के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ मेम साहब, आप चुप क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा मेम साहब, ये लो मिठाई और अब मैं चलती हूँ। हाँ, और अब कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। मेरी बेटी ने बहुत बड़ा घर लिया है शहर में और अब हम उसी में रहेंगे और अब मैं काम नहीं किया करूंगी। ये तो वही है जिसे मैंने सालों पहले पानी में बहा दिया था। मेरी बेटी ये तो डॉक्टर बन गई और खूब कमाती होगी, इसे तो रोकना पड़ेगा। मालती और छाया वापस जाने ही लगते हैं कि तभी मेम साहब उनको रोक कर बोलती है, रुको छाया, मेरी बच्ची, तुम मेरी बेटी हो। ये आप क्या बोल रहे हो? ये लॉकेट, तुम मेरी ही बेटी हो। माँ ये सब क्या है? ये आंटी ऐसे क्यों बोल रही हैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बेटी। तुम लड़की थी इसलिए मैं तुम्हें रखना नहीं चाहती थी और तुम्हें एक टोकरी में डालकर बहा दिया। तो आज आपका प्यार कैसे जाग गया? क्योंकि मैं डॉक्टर बन गई इसलिए? माफ करना, पर मेरी माँ ये है जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। आपने मेरे साथ जो किया वो माफी के काबिल ही नहीं है। बेटी चलो माँ, चलो यहाँ से। मेम साहब को अपनी बेटी मिलकर भी कभी नहीं मिलती और उसे जिंदगी भर उसे खोने का एहसास होता है। जिस बच्चे को वो लड़की समझकर बहा देती है वही लड़की डॉक्टर बनकर उसे एहसास करा देती है कि बेटी किसी से कम नहीं। छाया अपने माँ बाप के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताने लगती है और कभी अपनी असली माँ का नाम भी नहीं लेती। एक गांव में औरतों की चोटी काटने की घटना होने लगी थी। जैसे ही रात होती एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आती और जो भी औरत उसे सोती हुई मिलती वह चुड़ैल उसकी चोटी काट कर वहां से चली जाती। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन, अरे भगवान, अपने बालों को छुपा कर रखो, पूरे गांव में चोटी काटने की घटना बढ़ती ही जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नजर तुम्हारे लंबे बालों पे चली गई तो वो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। अजी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरी चोटी को हाथ भी लगा सके। अच्छा ये बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। अगर चोटी कट गई तो फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना बोलकर भीमा वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर वह चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वह अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक घर की खिड़की से एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। वह चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उस औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही औरत की चोटी कटती है उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? हाय, मेरी चोटी कहाँ गई? अरे मर गई रे, इसने तो मेरी चोटी काट ली। तभी वह चुड़ैल उसकी चोटी को लेकर वहां से उड़ जाती है। तभी वह औरत उसका पीछा करती है, लेकिन वह चुड़ैल अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। क्या हुआ मीना, तुम अचानक इतनी रात को यहाँ क्यों भाग कर आ गई? देखिए ना, इस चुड़ैल ने मेरी चोटी ही काट दी और ना जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम तो ठीक हो ना?
उसने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना? फिर वे दोनों उदास मन से वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर मीना की चोटी कटने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर भीमा को अपनी पत्नी की फिक्र होती है, तो वह अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही होती है। अरे सुमन, तुम्हें पता चला? कल रात को मेरे दोस्त मोहन की पत्नी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। अजी, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। सुमन, तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन लंबे ही होते जा रहे हैं। पहले तो ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? अजी, मैं अब अपने बालों की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखा करो। मैं अपने दोस्त मोहन से मिलकर आता हूँ। अरे भाई मोहन, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या बताऊं भीमा भाई, जब से मीना की चोटी कटी है उसका तो रो रो कर बुरा हाल है। और बताओ, सुषमा भाभी तो ठीक है ना? अब तुम्हें भाभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उन्हें अपना अगला शिकार न बना ले। तुम सही कहते हो भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना और मीना का ध्यान रखना। फिर इतना बोलकर भीमा वापस अपने घर आ जाता है। रात होने पर भीमा सो रहा होता है। अचानक उसे चीख सुनाई देती है। उसकी नींद खुल जाती है। वह इधर उधर देखने लगता है। सुमन कमरे में नहीं होती। वह बहुत डर जाता है। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन, कहाँ हो तुम? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये चुड़ैल तो मेरी चोटी काट कर ले गई। हाय, मैं तो लुट गई। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है चुड़ैल ने फिर से किसी औरत पर हमला कर दिया है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। फिर वह भागकर बाहर जाता है और देखता है कि बाहर कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। वह उनके पास जाता है। क्या हुआ भाई? ये चीख पुकार कैसी थी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, अभी अभी चुड़ैल इस बेचारी की चोटी काटकर अंधेरे में गायब हो गई। हे भगवान, सुमन तुम कहाँ हो? मुझे वापस घर जाना चाहिए। फिर वह वापस अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सुमन अपने बालों को सहला रही होती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। सुमन, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है अभी चुड़ैल ने फिर से किसी की चोटी काट ली। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? सुमन उसकी बातों को अनसुना कर देती है और खुशी खुशी अपने बालों को सहलाती रहती है। सुमन के बाल अब और भी लंबे हो चुके होते हैं। ये क्या सुमन, तुम्हारे बाल तो एक दिन में ही इतने लंबे हो गए, ये कैसे हो सकता है? भीमा सुमन के बाल देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन सुमन के बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उसके बालों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, जब जब चुड़ैल किसी की चोटी काटती है तब तब भीमा की पत्नी के बालों की लंबाई बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है भीमा की पत्नी ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। भीमा उन सारे गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। फिर वह अपने दोस्त मोहन के पास मदद मांगने जाता है। मोहन भाई, मुझे लगता है सुमन ही चुड़ैल है जो गांव में सबकी चोटी काट रही है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? भाई, जब जब किसी की चोटी कटती है तब तब सुमन की बालों की लंबाई बढ़ जाती है। और कल जब चुड़ैल का हमला हुआ तब सुमन अपने बिस्तर पर भी नहीं थी, फिर अचानक पता नहीं कहां से आ गई। अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम आज रात को सोने का नाटक करना, फिर जैसे ही भाभी घर से निकले तुम उसका पीछा करना, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोहन भाई, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहीं छुप जाना, फिर हम इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। ठीक है, चलो फिर। फिर वे दोनों भीमा के घर आ जाते हैं और मोहन अलमारी के पीछे छुप जाता है। रात होने पर भीमा सोने का नाटक करता है। तभी सुमन उठती है और घर से बाहर निकल जाती है। भीमा भाई उठो, देखो भाभी घर से बाहर निकल गई है।
सुमन थोड़ी दूर जाते ही चुड़ैल में बदल जाती है और अपने शिकार की तलाश करने लगती है। भीमा और मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भीमा भाई, तुम्हारा शक सही निकला, तुम्हारी बीवी तो चुड़ैल निकली। मोहन भाई, अब क्या करें? ये जरूर अपने शिकार की तलाश में निकली होगी। अगर हमने इसे नहीं रोका तो आज ये फिर से किसी की चोटी काट लेगी। लेकिन भीमा भाई, भाभी सबकी चोटियां क्यों काट रही है? मुझे क्या पता भाई, जब तू अपनी भाभी से मिलेगा तो पूछ लियो। चलो इसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर उसका पीछा करने पर चुड़ैल एक जगह पर रुक जाती है। फिर वह इधर उधर अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी चुड़ैल की नजर एक घर पर पड़ती है और वह उस घर में घुस जाती है। वहां उसे एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। भीमा भाई, भाभी तो एक घर में घुस गई, अब क्या करें? अरे बेवकूफ, ये भाभी क्या लगा रखा है? इस वक्त वो तेरी भाभी नहीं है, वो एक चुड़ैल है। चलो हम भी इसके पीछे चलते हैं। अरे वाह, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं। आज इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी। तभी भीमा और मोहन वहां पहुंच जाते हैं। रुक जाओ भाभी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ए चुड़ैल, वहीं के वहीं रुक जा, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। देखो सुमन, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें अभी के अभी ये सब रोकना होगा। ए मूर्ख इंसान, मैं कोई तेरी सुमन नहीं हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ। बस मुझे थोड़े और बालों की जरूरत है, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर हर तरफ सिर्फ मेरा ही राज होगा। भीमा भाई, तुम इसे बातों में उलझाओ, मैं पीछे से जाकर इसकी चोटी काट दूंगा। फिर भीमा चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाता है। तभी मोहन चुपके से चुड़ैल के पीछे पहुंच जाता है और उसकी चोटी काट देता है। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? मेरे सारे कराए पर पानी फेर दिया। चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सुमन चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है। अरे भाभी, आप वापस आ गई? मोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। भीमा भी अपनी पत्नी को वापस पाकर खुश हो जाता है और वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं।